नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया यूपी पुलिस जी के मॉक टेस्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जुड़ेंगे मेरे साथ और देखेंगे जो आज का मॉक टेस्ट है तो उसमें जीएस से संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें देखेंगे और मेरे साथ मिलकर के उनको हल करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देखते हैं जो आपके जीके से संबंधित इसमें आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें प्रथम क्वेश्चन आपके सामने है। प्रथम क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आपके सामने है। प्रथम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे? तो आपको बताना है निम्न में से ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो योजना आयोग के आपके उपाध्यक्ष भी रहे थे। तो अब बताएंगे आप इनमें से कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति ऐसे हैं जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे थे। तो अगर आपसे पूछा जाए जो योजना आयोग है, योजना आयोग आपने पढ़ा होगा। योजना आयोग की जो स्थापना है आपने पढ़ा हो, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई। और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। जो भी उस समय प्रधानमंत्री पद पर रहेगा वो किसका अध्यक्ष रहेगा? योजना आयोग का अध्यक्ष रहेगा। और आप पढ़ते हैं जी जो योजना आयोग है, बहुत बार क्वेश्चन आया कि कैसा निकाय योजना आयोग। तो योजना आयोग कैसा निकाय है? असंवैधानिक निकाय, क्योंकि भारतीय संविधान के किसी भी आर्टिकल, किसी भाग, किसी भी अनुसूची में इसका कोई जिक्र नहीं है। केवल एक आपका थिंक टैंक के आधार पर कार्य करता था योजना आयोग। इसमें पूछेगा आपसे जो योजना आयोग है, योजना आयोग के अगर आपसे पूछा जाए कि उपाध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, तो इसमें आप याद रखेंगे प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। प्रथम अगर आपसे पूछे कि प्रथम कौन थे, प्रथम याद रखेंगे गुलजारी लाल नंदा। प्रथम जो उपाध्यक्ष थे कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। ये योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। और अंतिम आपने पढ़ा होगा क्योंकि 2014 में इसको आपका 2014 या आप कह सकते हैं 1 जनवरी 2015, तो 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग का जो नया नाम है, योजना आयोग का नया नाम क्या कर दिया गया? नीति आयोग। तो याद रखेंगे योजना आयोग का जो नया नाम है नीति आयोग, ये किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था आपका 1 जनवरी 2015 में। नरेंद्र मोदी सरकार बनी थी तो उन्होंने नव वर्ष के अवसर पर 1 जनवरी 2015 में इसका नाम चेंज कर दिया और बना दिया नीति आयोग। तो अब इधर देख लेते हैं। तो प्रथम अध्यक्ष आपने पढ़ा होगा गुलजारी लाल, प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। और अंतिम कौन थे जब इसको आपका समाप्त किया गया था? तो उस समय आप याद रखेंगे तो कौन थे? मोंटेंग सिंह अहलूवालिया। कौन है? मोंटेंग सिंह अहलूवालिया। तो आप याद रखेंगे अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मोंटेंग सिंह अहलूवालिया। पेपर में पूछा हुआ आपका मोंटेंग सिंह अहलूवालिया। अब ये आपने पढ़ लिया योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना कब हुई है? 1950 में। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। असंवैधानिक निकाय। और उपाध्यक्ष आप याद रखें, प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? गुलजारी लाल नंदा है। अंतिम कौन थे? मोंटेंग सिंह अहलूवालिया। योजना आयोग का नया नाम क्या कर दिया? नीति आयोग। नीति आयोग कब किया गया? 1 जनवरी 2015 में। कब किया गया? 1 जनवरी 2015 में इसका नया नाम आपका किया गया। अब इसी में से आपसे पूछ लेंगे जो राष्ट्रपति है कि निम्न में से ऐसा कौन राष्ट्रपति है जो योजना आयोग का आपको अध्यक्ष रहा था? तो ऐसे राष्ट्रपति कौन है? प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी। जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तो उस समय आप जो आपका समय है 1991 से 1996 तक, ये आपके इस समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे थे। तो कौन है? प्रणब मुखर्जी। याद रखेंगे इसमें कौन है आपके? प्रणब मुखर्जी। आपसे पूछा जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल याद रखेंगे कौन सा पद आपका? आर्टिकल 52। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति को सरोद सम्राट कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, किशन महाराज, आमिर अली, अहमद अली, रविशंकर। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए अमजद अली। क्या है? अमजद अली। ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, आप बताएंगे। अब बताएंगे सरोद सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? किशन महाराज, आमिर अली, अमजद अली या रविशंकर? बताएंगे, सभी कमेंट करके बताएं जी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है? ऑप्शन सी में क्या है आपका? अमजद अली। तो अमजद अली आप याद रखेंगे। सरोद सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? अमजद अली को जाना जाता है आपका सरोद सम्राट। क्लियर हो गया? किसे बोलते हैं? अमजद अली को क्या बोलते हैं? सरोद सम्राट किसे कहा जाता है? अमजद अली। क्लियर हो गया सभी का जी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से के आदर्श पर बल दिया था। तो आपको बताना है
ये जो आपका खाली स्थान है, ये खाली स्थान है, तो यहाँ पे आपका कौन सा शब्द आपका सही रहेगा कि भक्ति पर आपका बल दिया था, मोक्ष पर बल दिया था, भगवान पर, या आपका शिक्षा पर? बताएंगे कमेंट करके। तो आप पढ़ते हैं रामकृष्ण मिशन। क्या है रामकृष्ण मिशन? तो रामकृष्ण मिशन आपने पढ़ा होगा 1897 में। रामकृष्ण परमहंस के जो आपके जो इसमें भक्त थे, भक्त का नाम क्या था आपने पढ़ा होगा? स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी? स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की है? तो आप पढ़ते हैं क्या नाम है? रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन, तो आप याद रखेंगे एक रामकृष्ण मिशन और एक क्या है आपका? वेलूर मठ। तो इन दोनों के संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना कब की? 1897 में। और रामकृष्ण मिशन का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पर आपका? कोलकाता में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि किस पर आपका बल दिया था? बताएंगे सभी। तो किस पर बल दिया था? आप याद रखेंगे मोक्ष पर। किस पे बल दिया? आपका मोक्ष पर बल दिया था। क्लियर हो गया? रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा निस्वार्थ कार्य के माध्यम से किस पर बल दिया था? आपका मोक्ष पर बल दिया था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयले का जलना उदाहरण है। तो आपसे पूछा जाए वियोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, या द्विस्थापन अभिक्रिया है? कोयला, कोयला का जलना उदाहरण है कोयला। कोयला आप याद रखते हैं किसका प्रूफ है? कार्बन का प्रूफ है कोयला। किसका प्रूफ है? कार्बन का प्रूफ क्या है आपका? कोयला। आपने पढ़ा होगा कोयला वैरायटी के आधार पर कितने प्रकार का होता है? कोयला वैरायटी के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 4। नंबर 1 आप याद रखेंगे कौन सा है? एंथ्रेसाइट है, एंथ्रेसाइड। नंबर 2 याद रखेंगे कौन सा है? बिटुमिनस है, बिटुमिनस। नंबर 3 याद रखेंगे, नंबर 3 कौन सा होता है? नंबर 3 याद रखेंगे लिग्नाइट। और नंबर 4 कौन सा होता है? पेट। आपसे पूछा जाए सर्वोत्तम प्रकार का कौन सा है? सर्वोत्तम प्रकार का एंथ्रेसाइड। और सबसे निम्न प्रकार का कौन सा है? सबसे निम्न प्रकार का आपका पेट। कौन सा है सबसे निम्न प्रकार का? पेट। आपसे पूछा जाएगा जी श्वेत कोयला, श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? श्वेत कोयला। तो श्वेत कोयला किसे बोला जाता है? श्वेत कोयला किसे बोलते हैं? आपका लिग्नाइट को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? लिग्नाइट को बोला जाता है। अब इसी में आप याद रखेंगे अगर आपसे पूछा जाए कि जो कोयला है, कोयले का जो उत्पादन है भारत में सबसे ज्यादा, तो सबसे अधिक अगर उत्पादन पूछ रहा है, उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो उत्पादन याद रखेंगे, उत्पादन में कौन सा राज्य आपका सबसे आगे? उत्पादन में है छत्तीसगढ़। और आपसे पूछा जाएगा सबसे ज्यादा भंडार कहां पर है? भंडार। तो भंडार याद रखेंगे आर से बन जाएगा झार। तो झार से क्या बन जाएगा? झारखंड। तो भंडारण अगर आपसे पूछ रहा है, भंडारण सबसे ज्यादा कौन से राज्य में? झारखंड में। लेकिन प्रोडक्शन कौन सा करता है? आपका छत्तीसगढ़ राज्य करता है। एक बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि रानीगंज क्षेत्र, रानीगंज क्षेत्र जो कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये कहां पर है? तो याद रखेंगे ये कहां पर? आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है रानीगंज क्षेत्र जो कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर हो गया? तो कार्बन से इतना आप जरूर याद रखें, कार्बन और कोयला से संबंध जो है, कार्बन का प्रूफ क्या है? कोयला। तो कोयला कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। ये पढ़ लिया आपने। नेक्स्ट आगे, तो यहां से पूछे कोयले का जलना किसका उदाहरण है? कोयले का जलना अगर उदाहरण पूछ रहा है तो याद रखेंगे संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है संसद शब्द। संसद शब्द किसको संदर्भित करता है? ये ऑप्शन आपके सामने है, राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधायिका, केंद्र विधायिका। इनमें से आपको बताना है कि जो संसद शब्द है इनमें से किसको संदर्भित करता है? राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधायिका या केंद्रीय विधायिका। संसद, संसद आपने पढ़ा होगा जो भारतीय संसद है, भारतीय संसद आप पढ़ते हैं कि आर्टिकल 79। तो आर्टिकल 79 में क्या मिलता है? संसद का गठन और संरचना मिलता है। संसद का गठन और संरचना मिलता है। तो संसद जो है, संसद का निर्माण कितने अंगों से मिलकर के बनता है? 3 अंगों से मिलकर के बनती है संसद। तो 3 अंगों में कौन कौन है? एक तो कौन है जी? राष्ट्रपति है, एक राष्ट्रपति है। एक कौन है? एक आपका राज्यसभा है, राज्यसभा। और एक कौन है? एक आपका कौन है जी? लोकसभा। एक कौन है आपका? लोकसभा। तो याद रखेंगे कौन कौन है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और कौन आपका? लोकसभा। क्लियर हो गया? तो याद रखेंगे राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। उसके बाद इसमें, अब इसमें देखेंगे जो केंद्र है, केंद्र की जो आपकी विधायिका है, केंद्र की विधायिका,
केंद्र की जो विधायिका है इसी को हम किस नाम से भी जानते हैं, संसद। तो याद रखने, केंद्र की विधायिका किसको कहा जाता है, केंद्र की विधायिका। विधायिका का मतलब है जो हमारे लिए कानून बनाती है उसे बोलते हैं विधायिका, और इसलिए केंद्र में कानून बनाने का कार्य कौन करती है, संसद, इसलिए क्या बन जाएगा, केंद्र की विधायिका। तो केंद्र की विधायिका क्या है, संसद। इसका निर्माण कितने अंगों से मिलकर के होता है, 3, राष्ट्रपति, राज्यसभा और कौन है, लोकसभा। क्लियर हो गया। आपसे पूछा राष्ट्रपति का पद कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 52 में। आपसे पूछेगा राज्यसभा का गठन और संरचना किसमें, राज्यसभा का गठन और संरचना किसमें, 80 में। लोकसभा का गठन और संरचना किसमें, आपका 81 में। किसमें, आपका 81 में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीय विधायिका। क्या है, केंद्रीय विधायिका। नेक्स्ट है, भूमि पर जब पवन तथा हिम जैसे विधि घटकों के भरा होने वाले क्षय को हम क्या बोलते हैं। तो इसको आपको बताना है कि अगर किसी जो भूमि है, भूमि पर अगर वायु तेज चलती है या आपका बर्फ से आपका किसी माध्यम से टकराव होता है तो किस तरीके का आपका क्षय होगा, अवसादन, अपर्दन, कायंत्रण या अपक्षय। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। इसमें बताएंगे, सभी कमेंट करके बताएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है, ऑप्शन बी याद रखेंगे, ऑप्शन बी में क्या है आपका अपर्दन। ऑप्शन बी में क्या है आपका अपर्दन, ये याद रखेंगे। ऑप्शन बी में क्या है, अपर्दन। तो इसका आपका सही क्या होगा, आपका अपर्दन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी क्रियाविधि रिकॉर्ड करने हेतु ईईजी आपका प्रयोग किया जाता है। ईईजी का जो प्रयोग है वो किसके लिए हम करते हैं, बताएंगे सभी कमेंट करके। ईईजी का जो प्रयोग है वो किसके लिए आपका किया जाता है, बताएं सभी कमेंट करके बताएंगे। ईईजी का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है, बताएंगे सभी। ईईजी का जो प्रयोग है ये किसके लिए आपका किया जाता है, ईईजी बताएंगे। ईईजी, ठीक है, बताएंगे सभी कमेंट करके बताएं। ईईजी, तो ईईजी आप पढ़ते हैं, ईईजी की फुल फॉर्म क्या होती है, ईईजी। तो ईईजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोइंसेलोग्राफ। क्या होती है, इलेक्ट्रोइंसेलोग्राफ। तो इलेक्ट्रोइंसेलोग्राफ का जो प्रयोग है हम किसकी जांच के लिए करते हैं, मस्तिष्क की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोइंसेलोग्राफ। तो याद रखेंगे किसकी जांच के लिए, मस्तिष्क। और जैसे हृदय है, हृदय अगर आपसे पूछा है हृदय की जांच के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हृदय की जांच के लिए करते हैं आपका ईसीजी। ईसीजी क्या होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो दो याद रखें, ईईजी पूछे तो क्या है मस्तिष्क, और ईसीजी पूछे तो क्या है आपका हृदय। क्लियर हो गया, तो याद रखेंगे इससे संबंधित। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, बीएमडी परीक्षण किया जाता है गठिया हेतु, अस्थिर रंध्रता हेतु, अस्थि मलेशिया हेतु या इनमें से कोई नहीं। बीएमडी परीक्षण, बीएमडी क्या है, तो बीएमडी क्या होता है, बीएमडी की फुल फॉर्म क्या है, बोन मिनरल। क्या है, बोन मिनरल, बोन मिनरल डेंसिटी। क्या है, बोन मिनरल डेंसिटी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी किसकी, बीएमडी की फुल फॉर्म है बोन मिनरल डेंसिटी। तो बोन मिनरल डेंसिटी, अगर आपसे बोन माने क्या हो जाएगा, हड्डी, तो याद रखें ऑस्टियोमलेशिया हेतु या हड्डियों की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, हड्डियों की जांच के लिए किया जाता है बीएमडी परीक्षण या बोन मिनरल डेंसिटी। क्या है, बोन मिनरल डेंसिटी। क्लियर हो जाएगा, बोन मिनरल डेंसिटी, ये याद रखेंगे, बोन मिनरल डेंसिटी, ये आपका इसके लिए जांच करते हैं। आपसे पूछा जाएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी है वो कौन सी होती है, तो ये होती है आपकी कौन सी, फीमर। फीमर कहाँ पे मिलती है, फीमर मिलती है आपकी जांग में। और सबसे छोटी कौन सी होती है, सबसे छोटी कौन सी होती है, स्टेपिज। स्टेपिज कहाँ पे मिलती है, स्टेपिज मिलती है कान में। कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206। और आपसे पूछा जाए मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, 639। याद रखेंगे, मांसपेशी पूछे 639 है, हड्डियों की संख्या पूछे 206। सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी फीमर जांग में मिलती है, सबसे छोटी स्टेपिज कान में मिलती है। और बीएमडी परीक्षण किसके लिए करते हैं, ऑस्टियोमलेशिया हेतु, या आप याद रखेंगे हड्डियों की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, बीएमडी परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि इसमें दो बड़े स्रोत मिलते हैं। तो आपको बताना, जो सेब है तो सेब हृदय रोगियों के लिए महत्वपूर्ण आपका माना जाता है। तो इसमें सोडियम और पोटेशियम के
फास्फोरस और मैग्नीशियम के, पोटेशियम एवं फास्फोरस के, केवल पोटेशियम के। आपको बताना है कि निम्न में से किसका स्रोत आपका महत्वपूर्ण माना जाता है। तो याद रखेंगे ये किसका माना जाता है, याद रखेंगे सोडियम और पोटेशियम। क्या है आपका, सोडियम और पोटेशियम का महत्वपूर्ण माना जाता है। आपसे पूछे सेब में कौन सा अम्ल मिलता है, तो सेब में कौन सा अम्ल मिलता है, मैलिक अम्ल। कौन मिलता है आपका सेब में मिलता है मैलिक अम्ल। मैलिक एसिड किसमें मिलता है आपका, सेब में मिलता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान की जाती है कार्डियोग्राफ द्वारा, एंडोस्कोप द्वारा, जायरोस्कोप द्वारा, क्रेस्टोग्राफ द्वारा। इनमें से आपको बताना है जो भीतरी भाग हैं, भीतरी भागों की जांच के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, भीतरी भाग। तो भीतरी भाग आप याद रखेंगे किसका प्रयोग किया जाता है, एंडोस्कोप। एंडोस्कोप के द्वारा भीतरी भागों की आपकी पहचान की जाती है, याद रखेंगे क्या हो जाएगा आपका, एंडोस्कोप। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, पॉलीग्राफ, रेडिएटर, टरबाइन या क्वाड्रेंट। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं। आसान सा क्वेश्चन है। गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखें किसका प्रयोग करते हैं, रेडिएटर। किसका प्रयोग करते हैं, रेडिएटर का प्रयोग किया जाता है गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, बोर्नियो, मेडागास्कर, न्यू गिनी, सुमात्रा। आप बताएंगे तो द्वीप क्या है, द्वीप आप सब जानते हैं द्वीप क्या है। तो द्वीप आप याद रखेंगे पृथ्वी का ऐसा भूभाग जो चारों तरफ आपका किससे घिरा हुआ हो, जो जल से घिरा हुआ हो। किससे घिरा हुआ हो आपका, जल से घिरा हुआ हो, क्या कहलाएगा आपका, द्वीप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्वीप कहलाएगा। और आपने पढ़ा होगा विश्व के जो 4 बड़े द्वीप हैं, विश्व के 4 बड़े द्वीप कौन है। नंबर 1 आप याद रखेंगे, विश्व के 4 बड़े द्वीपों में नंबर 1 कौन है, नंबर 1 आपका ग्रीनलैंड। नंबर 1 ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड आपका कहां पर है, ये आप पढ़ेंगे। ग्रीनलैंड ये कौन से देश के अधिकार में आता है, ये डेनमार्क देश के अधिकार में आता है ग्रीनलैंड, पढ़ा होगा आपने। नेक्स्ट दूसरा आप याद रखेंगे, दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, ये है आपका न्यू गिनी। न्यू गिनी कहां पर है जी, न्यू गिनी कहां पर है, ये है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में आपका कौन सा, न्यू गिनी। और नंबर 3 आप याद रखेंगे, नंबर 3 कौन सा है, नंबर 3 याद रखेंगे विश्व के 4 बड़े द्वीप हैं, तो नंबर 3 याद रखेंगे बोर्नियो। बोर्नियो कहां पर है, हिंद महासागर क्षेत्र में है। कहां पर, एशिया महाद्वीप में। बोर्नियो कहां पर है, एशिया महाद्वीप में, हिंद महासागर क्षेत्र में। और नंबर 4 कौन सा है, नंबर 4 याद रखेंगे मेडागास्कर। कौन सा है जी, मेडागास्कर। ये कहां पर है, ये अफ्रीका महाद्वीप में। कहां पर है, अफ्रीका महाद्वीप में। मेडागास्कर कहां पर है, अफ्रीका महाद्वीप में। अब एक बार इनको देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा कौन है, ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड किस देश के अधिकार में आता है, डेनमार्क देश के अधिकार में आता है। नंबर 2 कौन है, न्यू गिनी कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में। नंबर 3 कौन सा है, बोर्नियो, एशिया में। आप याद रखें एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा आपका द्वीप है। और आपसे पूछा जाए जो बोर्नियो द्वीप है, क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्नियो द्वीप पर कितने देशों का अधिकार है, 3 देशों का अधिकार है। इस पे कौन कौन से, एक तो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के बाद याद रखेंगे आपका मलेशिया, और मलेशिया के बाद आप याद रखेंगे ब्रूनेई। कौन आपका, ब्रूनेई। तो इन 3 देशों का अधिकार किस पे है, इन 3 देशों का अधिकार आता है आपका कौन से महाद्वीप, कौन से द्वीप पर, आपका बोर्नियो द्वीप पर अधिकार है। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बोर्नियो द्वीप पर कितने देशों का अधिकार है, 3, इंडोनेशिया, मलेशिया और कौन आपका ब्रूनेई। और चौथा सबसे बड़ा कौन है, मेडागास्कर, अफ्रीका में। अब आपको इनमें से देखना है कि सबसे बड़ा द्वीप, क्योंकि ग्रीनलैंड तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो ग्रीनलैंड के बाद में कौन आएगा, न्यू गिनी। तो याद रखेंगे कौन हो जाएगा आपका, न्यू गिनी। कौन हो जाएगा आपका, न्यू गिनी हो जाएगा। क्लियर हो गया, कौन हो जाएगा आपका, न्यू गिनी। क्लियर हुआ सभी का, न्यू गिनी आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट है, एक टूटी हुई अस्थि को सही स्थान पर जमा कर रखने के लिए एक सफेद पदार्थ का पानी में मिलाकर बनाया गया पेस्ट प्रयुक्त किया जाता है। इस सफेद पदार्थ को क्या कहते हैं, आपको बताना है कि इस सफेद पदार्थ क्या बोलते हैं। विरंजक चूर्ण इसको कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड का चूर्ण बोलते हैं, या चूने का चूरा इसको बोलते हैं। बताएंगे कि किसके नाम से इसे जाना जाता है।
जो आपकी टूटी हुई अस्थि है तो पेस्ट बनाते हैं और उसके बाद उसको आपका लेप कर देते हैं। तो इनमें से आप बताने हैं कि किसको हम बोलते हैं। तो आपको याद रखना है वो किसको बोला जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP आप कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपसे पूछा जाए क्या है, CaSO4 इंटू क्या है, हाफ H2O। ये इसका आपका फॉर्मूला है, इससे हम इसे प्रदर्शित करते हैं। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट और क्या हो जाएगा, हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ये आपका किसका फॉर्मूला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो इसका प्रयोग किया जाता है। आपका क्लियर हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है प्रकाशिक यंत्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है, पायरेक्स, मृदु, दुर्गलनीय या फ्लिंट कांच। तो प्रकाशिक यंत्र बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है, बताएं सभी किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आप याद रखेंगे, इसमें क्या है, फ्लिंट कांच। कौन सा कांच आपका, फ्लिंट कांच। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, कांग्रेस। तो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए क्वेश्चन है बहुत, तो एक बार ये देख लेते हैं। जो कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी की स्थापना अगर आपसे पूछा जा रहा है, स्थापना किसने की थी, स्थापना आप याद रखेंगे 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 किसने की, एक बार रिपीट हो जाएगा, सभी का याद तो होगा, लेकिन अगर याद भी नहीं है तो एक बार देख लेंगे, याद है तो भी आप देख लेंगे। एओ ह्यूम किसने की थी, आपकी एओ ह्यूम 28 दिसंबर 1885 में। एक बार इधर से लिख देता हूं, थोड़ा इधर स्पेस कम है। कांग्रेस पार्टी अगर आपसे पूछा जाए स्थापना किस वर्ष हुई थी, स्थापना याद रखेंगे 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 को किसने की थी, ये की थी आपकी एओ ह्यूम। एओ ह्यूम ने आपकी की थी, एक आपका अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी था एओ ह्यूम। इसने किसके शासनकाल में की थी, इस समय जो आपका जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, आपका लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में आपकी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की एओ ह्यूम। फिर आपसे पूछा जाएगा इसी में जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, तो प्रथम 4 अधिवेशन वाले आप जरूर याद रखेंगे। तो प्रथम अधिवेशन कहाँ पे 1885 में हुआ, दूसरा वाला 1886 में, तीसरा वाला 1887 में, चौथा वाला 1888 में, क्योंकि हर वर्ष आपके सम्मेलन हो रहे हैं। तो इसमें आप एक कोड से याद रख लेंगे, कोड क्या है, कोड याद रखेंगे मुकमई, क्योंकि ये प्रथम अधिवेशन द्वितीय भूल जाते हैं। मुकमई से याद रखे लेंगे। मुकमई से क्या बन जाएगा, मुंह से क्या बन जाएगा, पहला अधिवेशन कहां पर हो जाएगा, मुंबई में। कैसे क्या बन जाएगा, कैसे बन जाएगा आपका कोलकाता। मैं से क्या बन जाएगा, मैं से बन जाएगा आपका मद्रास। ई से क्या बन जाएगा, ई से बन जाएगा आपका इलाहाबाद। अब सेम टू सेम इनको इन्हीं के सामने आप रख देंगे। क्लियर हो गया, मुकमई मुंबई, मुंबई बन जाएगा मुंह से मुंबई, कैसे कोलकाता, मैं से मद्रास, ई से क्या बन जाएगा इलाहाबाद। तो 1885 का कहां पर हुआ, 1885 का कहां पर हुआ, मुंबई में। 86 का कहां पर हुआ है, 86 का हुआ कहां पर आपका कोलकाता में। 87 का कहां पर हुआ, 87 का हुआ आपका मद्रास में। और 88 का कहां पर हुआ है, 88 का हुआ आपका इलाहाबाद में। कहां पर हुआ, इलाहाबाद में। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, पढ़ा होगा आपने, प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो याद रखेंगे किसने की थी, WC बैनर्जी। किसने की थी, WC बैनर्जी ने की थी। 72 लोगों ने प्रतिभाग किया, पढ़ा होगा आपने। दूसरे वाले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो याद रखेंगे दूसरा वाला जो अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नेरोजी। किसने की थी, भारत के वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, दादा भाई नेरोजी, या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं, दादा भाई नेरोजी। तीसरे वाले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, बदरुद्दीन तैयब जी। किसने की थी, बदरुद्दीन तैयब जी। आपने पढ़ा भी होगा कि कांग्रेस पार्टी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, बदरुद्दीन तैयब जी। चौथे वाले की किसने की थी, जॉर्ज यूल। किसने की थे, जॉर्ज यूल। और आप पढ़ते हैं जी कांग्रेस पार्टी के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन है, जॉर्ज यूल। और आपसे पूछा जाएगा, एक आप याद रखेंगे 1917 का कहां पर हुआ है, 1917 का हुआ कोलकाता में। इसके अध्यक्षता किसने की थी, एनी बेसेंट। किसने की थी, एनी बेसेंट। तो आपसे याद रखना है कांग्रेस पार्टी की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे एनी बेसेंट। कहां पे अधिवेशन की अध्यक्षता, कोलकाता में। किस वर्ष, 1917। और आप याद है प्रथम भारतीय महिला 1925 में बनी, नाम क्या है, सरोजनी नायडू। क्या नाम है, सरोजनी नायडू। ये बनी आपकी
1925 में। क्लियर हो गया। और 1925 का हुआ कहां पर था? ये हुआ था आपका कानपुर में। कहां पर हुआ? कानपुर में। तो इतना जरूर इसमें याद रखें, कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड। क्लियर हो गया। प्रथम 4 अधिवेशन आपने पढ़ लिए। स्थापना आपने पढ़ लिया 28 दिसंबर 1885 ये हमने की लॉर्ड अफरीन के शासनकाल में। प्रथम 4 अधिवेशन 50, 86, 87, 88। पहला कहां पर हुआ है? मुंबई। दूसरा वाला कोलकाता। तीसरा मद्रास। चौथा इलाहाबाद। आप पढ़ेंगे प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दूसरे वाले की दादा भाई नेहरू, और तीसरे बदरुद्दीन तैयब जी, और चौथा वाला आपने पढ़ा है जॉर्ज यूल। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन है? आपके जॉर्ज यूल। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कांग्रेस पार्टी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो क्लियर हो जाएगा कौन है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा है तो कौन हो जाएगा? सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू कब बनी है? ये आपने पढ़ लिया 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू बनी थी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट, निम्न में से किस भारतीय महिला ने मिस यूनिवर्स का खिताब नहीं जीता है? तो ऐसी कौन भारतीय महिला है जिसने एक बार भी मिस यूनिवर्स का खिताब नहीं जीता है? रीता फारिया, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, हरनाज संधू। बताएंगे इनमें से कौन है? बताएं कमेंट करके जी। ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? रीता फारिया। तो रीता फारिया आप बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं आप? रीता फारिया। देखेंगे एक बार, निम्न में से किसने मिस यूनिवर्स का खिताब नहीं जीता? तो रीता फारिया ने नहीं जीता। क्योंकि रीता फारिया आप पढ़ते हैं कि भारत के प्रथम मिस वर्ल्ड महिला कौन है? भारत के प्रथम मिस वर्ल्ड कौन है? तो याद रखेंगे रीता फारिया। और रीता फारिया सबसे पहले भारत की मिस वर्ल्ड बनी थी 1966 में। तो ये मिस वर्ल्ड है, मिस यूनिवर्स नहीं है। जबकि ये तीनों क्या है? ये तीनों सुष्मिता सेन ने 1994 में आपका जीता था मिस यूनिवर्स का खिताब। और मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला कौन है? सुष्मिता सेन। लारा दत्ता ने आपका किस वर्ष जीता था? 2000 में। और पिछले वर्ष आप पढ़ा होगा 2022 में ये किसने जीता था? आपका हरनाज संधू ने। किसने जीता? आपका हरनाज संधू। तो तीन ये आपकी क्या है? तीन ये है मिस यूनिवर्स, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता और कौन है? हरनाज संधू। जबकि रीता फारिया कौन है? रीता फारिया आपकी मिस वर्ल्ड। कौन है आपका? मिस वर्ल्ड रीता फारिया। आगे बढ़ते हैं जी। हाल ही में, अभी का क्वेश्चन आपका जनवरी माह का, हाल ही में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन, भारतीय विज्ञान हाल नहीं है यहाँ पे, हाल ही में 2 बार लिख दिया, हाल ही में कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में 108वीं भारतीय विज्ञान, तो ये आपका बीच में से यहाँ से हटाना पड़ेगा थोड़ा सा, ये फिर आपका सही आ जाएगा आपके समझ में। अब आपको ये समझ में आ जाएगा सही। तो हाल ही में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन है कहाँ किया गया? आपको बताना है जी कमेंट करके, कहाँ पे भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया? कानपुर, बेंगलोर, इंदौर या कानपुर? यहाँ भी नीचे भी कानपुर ही लिख दे, इसमें क्वेश्चन में आपका ये टाइपिंग में थोड़ा सा आपका मिस्टेक है। तो हाल ही में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो अभी आपने पढ़ा होगा 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन है ये कहाँ पे हुआ है? तो याद रखना है, यहाँ ऑप्शन आपका नहीं है तो याद रखेंगे ये कहाँ पे हुआ है? नागपुर में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? नागपुर। और नागपुर कहाँ पड़ता है? नागपुर पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? नागपुर महाराष्ट्र में आपका पड़ता है। आपने पढ़ा भी होगा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन आपने पढ़ा है? आप पढ़ते हैं जी कपास अनुसंधान केंद्र। कौन सा है? कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? आपका नागपुर में स्थित है। कहाँ पर है कपास अनुसंधान केंद्र? नागपुर में स्थित है कपास अनुसंधान केंद्र। तो आप याद रखें 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे हुआ है? नागपुर में किया गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्कॉर्पिन श्रेणी की किस पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने, INS कलवरी, INS बेला, INS करंज या INS वागीर। इनमें से आपको बताना है कि जनवरी 2023 में किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो स्कॉर्पिन श्रेणी जो है ये स्कॉर्पिन श्रेणी ये भारत और इसका एक सहयोगी देश है भारत व फ्रांस। तो ये दोनों देश मिलकर के स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी बना रहे हैं। और ये जो पनडुब्बी हैं ये कौन से प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही हैं? तो प्रोजेक्ट भी याद रखेंगे, प्रोजेक्ट 75 के तहत।
और इस प्रोजेक्ट के तहत कितनी पनडुब्बी का निर्माण आपका किए जाने का लक्ष्य रखा था? 6। कौन कौन सी हैं इन्हें आप याद रखेंगे। तो इसमें सबसे पहले थी INS कलवरी। कौन थी? INS कलवरी। INS कलवरी के बाद आप याद रखेंगे दूसरी कौन सी थी? इसे याद रखेंगे INS खंडेरी। कौन सी थी? INS खंडेरी। तीसरी आप याद रखेंगे कौन सी थी? INS करंज। चौथी आप याद रखेंगे कौन सी थी? INS वेला। पांचवी आप याद रखेंगे कौन सी थी? INS वागीर। और आप छठी याद रखेंगे जो अभी आपकी नहीं शामिल हुई है, इसका नाम है INS वागसीर। तो ये 5 आपकी शामिल कर दी गई हैं, कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर। लेकिन 5वीं अभी जो आपकी छठी है वो आपका बनने के लिए उस पर आपका कार्य चल रहा है, तो ये 5 आपकी शामिल कर ली है। तो अभी हाल ही में जो शामिल की गई है उसे आप याद रखेंगे, क्या नाम है? INS वागीर। कौन सी है? INS वागीर। और इनका जो आपका निर्माण है ये कहाँ पे किया जा रहा है? मझगांव। मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड। तो मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ये कहाँ पर स्थित है? मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ये स्थित है आपका मुंबई में। कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। तो अभी हाल ही में भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया गया। आपसे पूछा जाएगा जैसे 3 सेनाएं, 3 सेना कौन कौन सी हैं? तो आप याद रखेंगे 3 सेना कौन कौन सी है। एक तो आप याद रखेंगे कौन सी है? थल सेना। कौन सी सेना है? थल सेना। एक कौन सी है जी? एक है आपकी वायुसेना, थल सेना हो गया। एक है आपकी कौन सी? वायुसेना। और एक कौन सी आपकी? एक है नौसेना। 3 सेना है, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। थल सेना दिवस बताना कब बनाते हैं? थल सेना दिवस बनाते हो आप 15 जनवरी। आपसे पूछे वायुसेना दिवस कब बनाते हैं? वायुसेना दिवस बनाते हैं 8 अक्टूबर। और नौसेना दिवस कब बनाते हैं? 4 दिसंबर। ये भी याद रखेंगे, नौसेना दिवस कब बनाते हैं? 4 दिसंबर। तो ये क्वेश्चन था आपका करंट का, इसमें शामिल किया था आपका मॉक टेस्ट में, जिससे ये क्वेश्चन भी आपको बने रहे और इनमें जो भी आपकी महत्वपूर्ण जानकारी वो आपको मिल जाए। क्लियर हो गया? तो आप याद रखेंगे कि जो आपका जो स्कॉर्पियन श्रेणी की आपकी पनडुब्बी है तो इसको अभी शामिल किया गया था। तो ये आज का मॉक टेस्ट था। इसमें आपके आज वाला जो टेस्ट है इसमें 18 ही क्वेश्चन आपके शामिल किए गए। तो आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें विश्वास के साथ। और जो आपके जीके के मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं इसमें बहुत अच्छे आपको प्रश्न मिल रहे हैं जो जीके से संबंधित हैं। और अगर आपको जीके मॉक टेस्ट पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।